अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हम सिर्फ कुव्वत की बात नहीं करते बल्कि उस कुव्वत की कानूनी बुनियादों को भी समझते हैं। तारीख गवाह है, जो इत्तेहाद सिर्फ बंदूक पर खड़ा होता है वो वक्त के इम्तिहान में टूट जाता है, मगर जो इत्तेहाद कानून, माहिदात और रजामंदी पर खड़ा हो वो एक निज़ाम बन जाता है। आज हम मुस्लिम नेटो पर बात करते हैं, एक ऐसा इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया जो आलमी कानून के दायरे में रहते हुए इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। मैं हूं आपका मेज़बान और ये है एपिसोड 40, कानूनी बुनियादें, मुआहदाती तश्कील और बैनुल अक़वामी कानून। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर में एक बार फिर खुशामदीद। जनाब, ये है हमारी सीरीज का 40वां हिस्सा यानी एपिसोड 40, और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। ये मौजू लिया गया है जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब दी न्यूक्लियर अम्ब्रेला से। और वो मौजू क्या है? वो है एक मुस्लिम नेटो का तस्वुर, लेकिन सिर्फ फौजी ताकत के हवाले से नहीं बल्कि इसके कानूनी और स्ट्रेटेजिक ढांचे के हवाले से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस किताब में इस बात पर इतना जोर क्यों दिया गया है कि इस तरह के एक बड़े इत्तेहाद की बुनियाद हथियारों पर नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी पर होनी चाहिए। तो चलें इस गहरे मौजू को खंगालते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या मंतक है। किताब का आगाज ही एक ऐसे जुमले से होता है जो पूरी बहस का महवर है: जो इत्तेहाद कानून के बगैर बनता है वो अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद कमजोर रहता है। जरा इस बात की गहराई को समझे। ये सिर्फ एक कॉल नहीं, ये एक उसूल है। मतलब ये कि किसी भी इत्तेहाद की असल ताकत उसके पास मौजूद टैंकों, जंगी जहाजों या मिसाइलों की तादाद नहीं होती। नहीं, असल ताकत होती है उसकी कानूनी और अखलाकी हैसियत में। जब आपके इक़दामात की बुनियाद कानून पर होती है तो दुनिया आपकी बात सुनती है, आपको इज्जत देती है। और अगर कोई ग्रोह खुद को कानून से बालातर समझने लगे तो वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जल्द या बदेर आलमी तनकीद, दबाव और तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो कानूनी जवाज ही वो असल ढाल है जो किसी इत्तेहाद को अंदर से भी और बाहर से भी महफूज रखती है। और यहीं से हमारा पहला और सबसे बुनियादी नुक्ता शुरू होता है। ताकत और कानून का जो रिश्ता है ना, वो किसी भी मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद है। किताब का मरकजी ख्याल यही है कि ताकत को हमेशा कानून के ताबे रहना चाहिए। जिस लम्हे ताकत कानून की हदों से बाहर निकलती है वो ताकत नहीं रहती, वो जुल्म बन जाती है, जबर बन जाती है, और फिर वो अपनी सारी साख्त, अपना सारा जवाब खो देती है। इसलिए ये जो मुजव्वज़ा इत्तेहाद है, इसके लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सजावट की चीज नहीं, बल्कि ये उसकी बका और कामयाबी की सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर ताकत की इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। सवाल ये कि भाई आखिर एक कानूनी ढांचा इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ मुश्तरका मुफादात, गहरे सकाफती ताल्लुकात और एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर किसी इत्तेहाद को जोड़े रखने के लिए काफी नहीं? ये सवाल इस पूरी बहस की जड़ है, और इसका जवाब ये है कि आज की दुनिया बदल चुकी है। अब जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, आज की जंगें आलमी अदालतों में लड़ी जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे सिफारती प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाती हैं, और 24 घंटे चलने वाले मीडिया पर बयानी की जंग की सूरत में लड़ी जाती हैं। और इन सारे महाजों पर अगर आपने जीतना है ना, तो आपको एक ठोस, वाज़े और गैर मुतज़लज़िल कानूनी बुनियाद चाहिए। ये सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, ये फ़तह की कुंजी है। अच्छा, तो ये स्लाइड हमें बिल्कुल वही बताती है। जरा एक एक करके इन नुकात को देखते हैं। सबसे पहली बात, आपका हर फैसला, हर एक्शन, हर कदम चैलेंज होगा, कोई मानेगा ही नहीं। दूसरी बात, आप कोई भी फौजी कार्रवाई करेंगे, भले वो 100% जायज भी हो, लेकिन दुनिया उसे मुतनाज़ा बना देगी, एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और आपकी इखलाकी पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी। फिर आता है तीसरा और बहुत खतरनाक नुक्ता, पाबंदियां यानी सैंक्शंस। जब आपके पास अपने एक्शन को डिफेंड करने के लिए कोई कानूनी बुनियादी नहीं होती ना, तो आप पर पाबंदियां लगाना दुनिया के लिए बहुत आसान हो जाता है, और इससे आप मुआशी और सिफारती तौर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा खतरा, अंदरूनी खतरा, एहतिसाब का ना होना। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो रुकन ममालिक का आपस में इत्तेमाद ही खत्म हो जाएगा, और इत्तेहाद बाहर से नहीं अंदर से ही बिखर जाएगा। तो ये हैं वो संगीन नताइज। तो सवाल ये है कि इन तमाम तबाहकुन खतरात से बचा कैसे जाए?
किताब इसका एक बहुत जामे और ठोस हल पेश करती है, और वो हल है एक इज्तिमाई सलामती का मुआहिदा, यानी द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। देखे, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो कानूनी ब्लूप्रिंट है, वो आइन है जो इस इत्तेहाद के हर फैसले, हर उसूल और हर एक्शन की रहनुमाई करेगा। यही मुआहिदा इसकी जबरदस्त ताकत को एक सही सिमत देगा और इसे दुनिया भर में कानूनी हैसियत और जवाज फराहम करेगा। तो आखिर ये मुस्लिम इज्तिमाई सलामती मुआहिदा है क्या चीज़? अगर बिल्कुल सादा लफ्जों में समझें तो ये एक बाहमी दिफा का मुआहिदा है। एक ऐसा मुआहिदा जिसे खास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो मौजूदा बैनुल अक़वामी कानून, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, उनके अंदर रहकर काम करे। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये यकीनी बनाता है कि इत्तेहाद जो भी कदम उठाएगा वो खालिसतन दिफाई नौइयत का होगा और कानूनी। ये किसी पर हमला करने का हथियार नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने रुकन ममालिक की आज़ादी और सलामती की हिफाजत के लिए एक मजबूत गारंटी है। तो इस मुआहिदे के अंदर है क्या? इसके बुनियादी उसूल क्या हैं? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे अहम उसूल, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिफाई होगा, कोई जारिहत नहीं, सिर्फ अपना दिफा। दूसरा, एक मुस्लिम आर्टिकल 5। ये बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। मतलब ये कि किसी एक मेंबर मुल्क पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा और सब मिलकर इसका जवाब देंगे। तीसरा, हर मुल्क की खुदमुख्तारी, उसकी सरहदों का पूरा पूरा एहतराम किया जाएगा, कोई किसी की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। चौथा नुक्ता बहुत अहम है, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होगी, हर मुल्क अपने फैसले खुद करेगा। फिर ये कि इत्तेहाद में शामिल होने और इससे निकलने के उसूल बिल्कुल साफ होंगे, कोई इबाहम नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और आखिर में, अगर खुदा न खास्ता मेंबर ममालिक में ही कोई झगड़ा हो जाए तो इसको सुलझाने के लिए भी एक अंदरूनी निज़ाम होगा। तो आप देखें, ये सारे उसूल सिर्फ और सिर्फ एतमाद और इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हैं। इस इत्तेहाद की कानूनी हैसियत सिर्फ एक महाज पर नहीं बल्कि दो महाजों पर कायम की जाएगी। इसे आप आलमी और आइनी हम-आहंगी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इत्तेहाद को न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जैसे बैनुल अक़वामी कवानीन की पूरी तरह पासदारी करनी होगी, बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि इसे अपने हर रुकन मुल्क के अपने आइन और अपने दाखिली कवानीन के साथ भी मुकम्मल तौर पर हम-आहंग होना पड़ेगा। यही दोहरी कानूनी मुताबिकत इसकी असल ताकत बनेगी, जो इसे अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाएगी। ये स्लाइड इस दोहरी मुताबिकत को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। एक तरफ इत्तेहाद का फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ पहले से मौजूद कानूनी निज़ाम। आप देखें, जब इत्तेहाद बैनुल अक़वामी कानून का अमल करेगा तो वो खुद ब खुद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से जुड़ जाएगा। इससे उसे आलमी सतह पर कबूलियत मिलेगी। जब वो इंसानी कवानीन का एहतराम करेगा तो वो जंग के कवानीन के दायरे में आ जाएगा, जिससे उसके एक्शंस को अखलाकी जवाज मिलेगा। और सबसे अहम, जब हर कदम उठाने से पहले हर मुल्क की पार्लियामेंट और आइन से मंजूरी ज़रूरी होगी तो उसे अपने ही अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। तो ये ढांचा आलमी निज़ाम से टकराने के लिए नहीं, बल्कि उसका एक जिम्मेदार हिस्सा बनने के लिए है। अच्छा, अब तक हमने नज़रियाती बातें बहुत कर लीं, अब ज़रा अमली पहलुओं की तरफ आते हैं। ये कानून असल में काम कैसे करेगा? खास तौर पर दो सबसे मुश्किल जगहों पर, एक तो मैदान जंग की तपिश में और दूसरा आलमी अदालतों के सर्द माहौल में। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि ये कानून सिर्फ किताबों की जीनत नहीं बनेगा, बल्कि हर नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर इस इत्तेहाद की रहनुमाई भी करेगा और इसकी हिफाजत भी। चलें सबसे पहले मैदान जंग की बात करते हैं। किसी भी फौजी ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ताकत का इस्तेमाल कानून और अखलाकियात के दायरे में रहे। अक्सर ताकत बेलगाम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये इत्तेहाद ये कैसे यकीनी बनाएगा कि इसकी इतनी बड़ी फौजी ताकत हमेशा इंसाफ और कानून के ताबे रहे। इस चैलेंज से निमटने के लिए एक 4 नुकाती हिफाजती निज़ाम तजवीज़ किया गया है। पहला कदम, तमाम रुकन ममालिक की अफवाज के लिए एक जैसे कवायदे मशगूलियत या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाए जाएंगे। ये वाज़े उसूल होंगे कि फौजी कब, कहां और किस हद तक ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, शफाफियत के लिए सिविलियन ओवरसाइट का निज़ाम होगा, यानी सिविलियन माहिरीन फौजी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। तीसरा, एहतिसाब, एक मुत्तहिद और गैर जानिबदार फौजी इंसाफ का निज़ाम होगा, ताकि अगर कोई गलती हो तो उस पर फौरी और शफाफ कार्रवाई हो। और चौथा, आज़ादाना जायज़ा,
तमाम फौजी ऑपरेशंस का आज़ाद माहिरीन के जरिए जायजा लेने की इजाज़त होगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर काम कानून के मुताबिक हो रहा है। मैदान जंग के बाद अब आते हैं दूसरे महाज पर, जो कि सिफारती और कानूनी मैदान है। आजकल जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कानूनी दलाइल, इल्जामात और मुकदमात से भी लड़ी जाती हैं। इस चीज को एक खास नाम दिया गया है लॉफेयर, यानी लॉफेयर। इसका मतलब है कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। तो ये इत्तेहाद खुद को ऐसे कानूनी और सिफारती हमलों से कैसे महफूज रखेगा? जवाब बहुत सादा और ताकतवर है। इसका अपना मजबूत कानूनी ढांचा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। लॉफेयर का मुकाबला करने के लिए ये इत्तेहाद कई जदीद तरीके अपनाएगा। एक तो इसके पास एक खास कानूनी दिफाई सेल होगा जिसमें दुनिया के बेहतरीन कानूनी माहिरीन होंगे जो हर इल्जाम का फौरन ठोस जवाब देंगे। दूसरा, यह आलमी अदालतों में सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि खुद आगे बढ़कर अपना मौकिफ पेश करेगा। तीसरा, स्ट्रैटेजिक मीडिया ब्रीफिंग्स के जरिए ये दुनिया के सामने अपना बयानिया रखेगा ताकि गलत फहमियां दूर हों। और चौथा, किसी भी मुमकिना पाबंदी का कानूनी जवाब पहले से तैयार रखा जाएगा। तो इस तरह जो कानून दूसरों के लिए हमला करने का एक हथियार है, वही कानून इस इत्तेहाद के लिए एक नाकाबिले शिकस्त दिफाई कला बन जाए। और अब हम अपने इस पूरे तज्जिए के आखिर में उसी मरकजी ख्याल की तरफ वापस आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। वो बुनियादी उसूल जिस पर ये अजीम तसव्वुर खड़ा है। एक ऐसी ताकत जो आजाद और बेलगाम नहीं बल्कि कानून की मजबूत जंजीरों में जकड़ी हुई है। एक ऐसी ताकत जो अपनी हुदूद को पहचानती है और उनका एहतराम करती है। ये आखिरी जुमला इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। वो ही ताकत देरपा होती है जो कानून की पाबंद हो। तारीख उठाकर देख लें, बड़ी बड़ी सल्तनतें और फौजी इत्तेहाद इस वक्त खत्म हो गए जब उन्होंने इंसाफ और कानून का रास्ता छोड़ दिया। तो इस किताब के मुताबिक एक मुस्लिम नेटो की असल और पायदार ताकत उसके एटमी हथियारों या फौजी दस्तों में नहीं बल्कि उसके मजबूत कानूनी और बुलंद अखलाकी किरदार में पिन्हा होगी। और हम इस तज्जिए का इख्तिताम इस एक बहुत अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर करते हैं। क्या 21वीं सदी के जदीद तनाज़ात में एटम बम, ड्रोन्स या साइबर हमलों से भी बड़ा और फैसला कुन हथियार कानूनी जवाज है? यानी क्या जिसके पास कानूनी और अखलाकी बरतरी है, असल जंग वही जीतता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगले